फ्रांस की क्रांति हम ही लेके आए एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का लेके आए फ्रांस की क्रांति हम पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान मानव अधिकार का घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। और फ्रांस की क्रांति के समय जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था मानव के अधिकार का, वो कब तैयार किया गया था? तो ये सितंबर नहीं होगा, यहाँ पे अगस्त होगा। तो कब होगा? 23 अगस्त 1789 को। कहीं कहीं 24 अगस्त भी देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजनीतिक सोच की नई भाषा क्या बन गई थी? तो नई भाषा का हिस्सा बन गया था कि हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है, सबके एक समान अधिकार होते हैं। यह कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ था। और नए युग का केंद्रीय विचार क्या बन गया था? तो नए युग का केंद्रीय विचार बन गया था समानता और स्वतंत्रता की सोच। समानता और स्वतंत्रता की सोच नए युग का केंद्रीय विचार बन गई थी फ्रांसीसी क्रांति के बाद। और राजनीतिक विचार जो बना था वह बना था हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है और सबके एक समान अधिकार होते हैं। यानी फ्रांस की क्रांति में जो विरोध देखने को मिला, कि ऐसा आंदोलन जो उपनिवेशवाद विरोधी और उनका विचार जो रचनात्मक एवं मौलिक था, इसका विकास कहाँ पे देखने को मिलता है? तो भारत में, चीन में, अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका को भी देखने को मिलता है। ध्यान देना है कि दक्षिण अमेरिका, बात किसका करें? दक्षिण अमेरिका का बात करें। आप कहोगे कि अमेरिका की क्रांति तो 1776 में हो गई थी, तो इस उपनिवेश के विरोधी का जो विचार तो अमेरिका में कैसे जा रहा है? तो वो जो विचार हुआ था उत्तरी अमेरिका की बात हुई थी। यानी 1776 में जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो वो उत्तरी अमेरिका की बात हो रही थी उस टाइम, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में ही फ्रांस और इंग्लैंड स्थापित। तो इसमें किसने अपनाया? तो दक्षिण अमेरिका ने। फ्रांस की क्रांति को किसने किसने अनुसरण किया? तो भारत, चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। ठीक, यानी जो विचार आने लगे समानता का, स्वतंत्रता का, बराबर का हक के अधिकार का बात, तो यह विचार किस भाषा और मुहावरे में आने लगे और वैधता मिल गई थी? तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटना में देखने को मिलते हैं। कब देखने को मिलते हैं? तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो घटनाएं हो रही थी उस समय ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद के बारे में। तो समाजवाद क्या है? रूस की क्रांति हमें देखने को मिलेगी। इसमें क्या है? रूस की क्रांति में आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया गया। ठीक है, यानी रूस की क्रांति में किस मुद्दे को उठाया गया था? तो रूस की क्रांति में आर्थिक समानता की बात की जाती है और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा। फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, ये सब की बात की जाती है। वहीं रूस की क्रांति में किसकी बात की जाती है? तो रूस की क्रांति में आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल की बात की जाती है। सोवियत रूस की सरकार ने खेती में कौन से स्थिति को आगे बढ़ाया? तो खेती में औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया। लेकिन उसके साथ खेती में तो सारी चीज़ें औद्योगिकीकरण को बढ़ाया जा रहा था, किसकी? सोवियत रूस की सरकार के द्वारा। लेकिन किसमें अधिकारों का हनन हो रहा था? तो नागरिकों के वैसे अधिकारों का हनन हो रहा था जो लोगों के लिए अनिवार्य होते थे, उन अधिकारों का इनका हनन किया जा रहा था। कहाँ पे? रूस में। यानी समाजवाद जो चल रहा था कहाँ पे? सोवियत रूस में। वह खेत में तो औद्योगिकरण को एक्सेप्ट कर रहा था, मशीनीकरण को एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन समाजवाद में लोगों के जो अनिवार्य अधिकार थे उसका दमन किया जा रहा था। इसके बावजूद भी समाजवाद का नारा कहाँ को देखने को मिलता है? तो समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बने थे, इसके बाद भी बने थे समाजवाद। वर्तमान समय में सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 पूर्ण रूप में हो चुका था। और सोवियत संघ के विघटन होने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो 1989 में। और पूर्ण रूप से विघटन कब हो जाता है? तो 1991 में हो जाता है। समाजवाद संकट में है। समाजवाद सबसे शक्तिशाली ताकत के रूप में समकालीन विश्व का रूपकार तय करने में कब शक्तिशाली के रूप में सामने आता है? तो 20वीं सदी में। कब? 20वीं सदी में। नाजीवाद के बारे में बात करें तो नाजीवाद कैसा था? नाजीवाद जर्मनी में देखने को मिलता है। या नाजीवाद जो थे, नाजीवाद की राजनीति का विश्लेषण करेंगे इस चैप्टर में। नाजीवाद में औरत व बच्चों व अल्पसंख्यकों की दशा का वर्णन किया जाएगा कि औरतों के साथ क्या हो रहा था, बच्चों के साथ क्या हो रहा था और अल्पसंख्यकों की क्या दशा थी। नाजीवाद ने किसके खिलाफ युद्ध छोड़ा था? तो नाजीवाद ने लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ युद्ध छोड़ा था। किसके खिलाफ? तो लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ युद्ध छोड़ा था। किसने? मारक युद्ध छेड़ा था। कौन सा युद्ध छोड़ा था? मारक युद्ध छोड़ा था, नहीं छेड़ा था यार। नाजीवाद के उदय की कहानी पढ़ेंगे। विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है नाजीवाद के उदय की कहानी जो थी। भारत में भी कुछ लोग थे जो हिटलर की विचारों से प्रभावित थे। भारत में भी कुछ लोग थे जो हिटलर के विचारों से प्रभावित थे। आधुनिक विश्व का इतिहास जो है केवल सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी नहीं है, इसमें और कहानियाँ देखने को मिलती है। वह कौन सी कहानी है? तो आधुनिक विश्व में भी यह देखने को मिलता है कि यहाँ हिंसा भी देखने को मिलता है, निरंकुशता भी देखने को मिलता है, बड़े स्तर पर मृत्यु देखने को मिलती है और महाविनाश की कहानी भी देखने को मिलती है। अब शुरू करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। पहला प्रश्न क्या है फ्रांस की क्रांति में? कि पेरिस नगर में, कहाँ पे? पेरिस नगर में आतंक का माहौल कब था? तो पेरिस की नगर में आतंक का माहौल 14 जुलाई 1789 को था। आतंक काल का समय कब था? तो आतंक काल का समय 1793 से 1794 माना जाता है। सेना को शहर में घुसने का आदेश किसने दिया था? तो सेना को शहर में घुसने का आदेश सम्राट ने दिया था।
लोगों के बीच सम्राट के प्रति क्या अफवाह फैली थी? तो लोगों के बीच सम्राट के प्रति अफवाह यह फैली थी कि सम्राट गोली चलवा देगा। टाउन हॉल में कितने मर्द पुरुष एकत्रित किए गए थे? तो टाउन हॉल में 7,000 मर्द पुरुष एकत्रित किए गए थे। एकत्रित मर्द पुरुषों ने क्या निर्णय लिया था? यानी कि जो मर्द पुरुष एकत्रित हुए थे उन्होंने क्या निर्णय लिया था? तो उन्होंने एक जन सेना गठित करने का निर्णय लिया था। सरकारी भवन में जबरन प्रवेश क्यों किया गया था? तो सरकारी भवन में जबरन प्रवेश हथियार की खोज के लिए कहाँ पर प्रवेश किया गया था? तो हथियार की खोज के लिए इन्होंने सरकारी भवन में प्रवेश किया था। पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर कितने लोग गए थे? तो पेरिस नगर के पूर्वी भाग में सैकड़ों लोगों का समूह था। और 7,000 लोग कहाँ थे? तो महल में थे। कहाँ पे? महल में, टाउन हॉल में एकत्रित थे 7,000 लोग जो थे। और पेरिस के पूर्वी भाग में सैकड़ों लोगों का समूह गया था। सैकड़ों लोगों का जो समूह था उसने कौन सा किला का जेल तोड़ा था? तो सैकड़ों लोगों का समूह जो था वो बास्तिल किला का जेल तोड़ दिया था। हमें यहाँ ध्यान देना है कि 7,000 लोगों का समूह जो था वो कहाँ था? 7,000 लोगों में मर्द और पुरुष थे। ये कहाँ पे जाते हैं? टाउन हॉल में जाते हैं। और क्या ढूंढते हैं? तो हथियारों की खोज करते हैं। लेकिन सैकड़ों लोगों का समूह था जो पूर्वी हिस्से में थे, तो वो कहाँ पे थे? तो बास्तिल किले को तोड़ रहे थे। ठीक है, बास्तिल किले का जेल उन्होंने तोड़ दिया था। और वहां से उन्होंने क्या प्राप्त किया? तो उनको लगा था कि वहां पे गोला बारूद होने की संभावना है। कहाँ पे? बास्तिल किला में। बास्तिल किला में बारूद और गोले होने की संभावना है। और टाउन हॉल में क्या ढूंढ रहे थे? तो हथियार ढूंढ रहे थे। हथियार और गोला बारूद पर कब्जे की लड़ाई में कौन मारा गया? तो हथियार और गोला बारूद की लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। कहाँ का कमांडर मारा गया? तो बास्तिल का कमांडर मारा गया। बास्तिल के जेल से कितने कैदी छुड़ा लिए गए? तो बास्तिल के जेल से 7 कैदी छुड़ा लिए गए। सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक क्या थी? सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक बास्तिल का किला था। लोगों के घृणा का केंद्र क्या था? तब लोगों के घृणा का केंद्र बास्तिल का किला था। बास्तिल का किला घृणा का केंद्र क्यों था? बास्तिल का किला घृणा का केंद्र इसलिए था क्योंकि सम्राट की निरंकुशता के कारण बास्तिल किले को क्यों ढहा दिया गया? तो घृणा के कारण, लोगों के अंदर घृणा थी इसलिए बास्तिल किले को ढहा दिया गया। बास्तिल के अवशेष को किसे बेच दिया गया? तो जो ध्वंसावशेषों के बतौर स्मृति संजो के रखना चाहते थे उन चिन्हों को, तो उनको बेच दिया गया। किस घटना के बाद पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए? तो बास्तिल किला की घटना के बाद। लुई सोलामा कब राजा बनता है? तो लुई सोलामा 1774 ईस्वी में राजा बनता है। लुई सोलामा किस राजवंश का था? तो बुर्बो राजवंश का था। लुई सोलामा की आयु कितने साल थी जब राजा बना? तो 20 वर्ष थी। लुई सोलामा का विवाह किसके साथ हुआ? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंथी एनोट से हुआ था। लुई सोलामा कब का राजकोष कब खाली पाया? तो राज्यारोहण के समय राजकोष को खाली पाया था। फ्रांस के वित्तीय संसाधन क्यों नष्ट हो गए थे? तो फ्रांस के वित्तीय संसाधन लंबे युद्ध के कारण नष्ट हो गए थे। फिजूल खर्ची किस पर थी? तो बरसाई के महल पर फिजूल खर्ची थी। राज दरबार और विशाल महल की शानो शौकत और कुछ ऐसे अधिकार थे जिनका कोई काम नहीं था। किसके शासनकाल में अमेरिका 13 उपनिवेश ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे? तो लुई सोलहवें के शासनकाल में जो 13 उपनिवेश थे वो ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। लुई सोलहवां का साझा शत्रु कौन था? तो लुई सोलहवां का साझा शत्रु ब्रिटेन था। लुई सोलहवां का साझा शत्रु कौन था? ब्रिटेन था। उपनिवेशवाद के युद्ध के बाद फ्रांस पर कितना कर्ज बढ़ा दिया गया? तो उपनिवेश के युद्ध के बाद फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज बढ़ा दिया गया। फ्रांस पर पहले से कितना कर्ज था? तो 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। सरकार से कर्जदाता कितना ब्याज मांग करने लगे? तो 10% ब्याज मांग करने लगे। कर्ज से मुक्ति के लिए सरकार ने क्या किया? तो सरकार ने कर में वृद्धि किया। फ्रांस सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा चुकाने में मजबूर था। क्या चुकाने में? तो कर्ज चुकाने में। यानी कि जितना उसके पास आमदनी आता था उस आमदनी का आधे से अधिक हिस्सा कर्ज चुकाने में लग जाता था। फ्रांसीसी सरकार का कौन सा कदम नाकाफी था? तो कर में वृद्धि करना। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज किस व्यवस्था का अंग था? तो मध्यकालीन समानती व्यवस्था का अंग था। 1789 के पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए किस पद का प्रयोग होता था? तो प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग होता था। फ्रांसीसी समाज के कुल आबादी में कितने प्रतिशत किसान थे? तो फ्रांसीसी समाज के कुल आबादी में 90% जो थे वह किसान थे। कितने प्रतिशत जमीन पर कुलीन और चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीर का अधिकार था? तो 60% जमीन पर। यानी कि पादरी वर्ग का, कुलीन वर्ग का और तीसरे स्टेट का जो अमीर लोग थे, इन तीनों को मिला के 60% इन्हीं का जमीन पर अधिकार था। यानी कि फ्रांस में जितनी जमीन थी उस 60% जमीन पे इन्हीं तीनों लोग का अधिकार था। पादरी और कुलीन वर्ग का कितने प्रतिशत जमीन पर अधिकार था? तो 45% पर इनका अधिकार था। और 15% पर जो अधिकार था वह अधिकार था तीसरे वर्ग के जो अमीर लोग थे। 60% जमीन पर किन वर्ग का अधिकार था? तो कुलीन वर्ग का, चर्च वर्ग का और तीसरे स्टेटस के अमीर लोग का अधिकार था। किन वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे? तो पादरी और कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे। महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या थे? तो महत्वपूर्ण विशेषाधिकार जो दिए गए थे, राज्य को दिए गए जाने वाले करों में छूट थी। कुलीन वर्ग को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त था? तो सामंती विशेषाधिकार था। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किससे? कुलीन वर्ग किससे सामंती कर वसूल करता था? किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान किसकी सेवा करने के लिए बाध्य होते थे? तो किसान अपनी स्वामी की सेवा करने के लिए बाध्य होते थे।
किसान अपने स्वामी के लिए कौन कौन सा कार्य करने के लिए बाध्य थे? तो घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना और सड़क के निर्माण में सहयोग देना। चर्च किसानों से कौन सा कर लेता था? तो चर्च किसानों से टाइथ, जिसे धार्मिक कर कहा जाता था, वो लेता था। सरकार को किस वर्ग के लोग कर चुकाते थे? तो सरकार को तीसरे वर्ग के लोग कर चुकाते थे। सरकार को चुकाने वाला कर क्या कहलाता था? तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कहलाता था। प्रत्यक्ष कर किसे कहते थे? तो प्रत्यक्ष कर टाइल को कहते थे। अप्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता था? तो रोजाना प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता था। अप्रत्यक्ष कर किन वस्तु पे लगता था? तो दैनिक प्रयोग की जाने वाली वस्तु जैसे नमक और तंबाकू पे अप्रत्यक्ष कर लगता था। राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ किस पर निर्भर था? तो राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ टैक्स पर निर्धारित था। कर का वहन कौन करती थी? तो कर का वहन जनता करती थी। तीसरे स्टेटस का समाज कैसा था? तो तीसरे स्टेटस का समाज जो था, इसमें बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, अदालत के कर्मचारी, वकील थे। दूसरा किसान और कारीगर थे, और इसमें छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर तीसरे स्टेटस के अंतर्गत आते थे। लिब्रे क्या थी? तो लिब्रे जो थी वह फ्रांस की मुद्रा थी। फ्रांस की मुद्रा क्या कहलाती थी? लिब्रे। लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया? तो लिब्रे को 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत के को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता था? तो ए स्टेटस कहा जाता था। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? तो 2.3 करोड़ थी। 1789 में कितनी हो गई? 2.8 करोड़ हो गई। फ्रांस में जीविका संकट आम थी किसके काल में? प्राचीन राजतंत्र में। 18वीं सदी में किस एक ने समूह का उदय हुआ? तो 18वीं सदी में एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग में ने अपनी स्थिति कैसे मजबूत की? तो समुद्री व्यापार से और ऊनी रेशमे के कपड़ों के उत्पादन से। पढ़े लिखे लोगों का क्या मानना था? तो पढ़े लिखे लोगों का मानना था कि किसी भी व्यक्ति का सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किस दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी? तो जॉन लॉक और जॉन जाक रूसो ने। जॉन लॉक और जॉन जाक रूसो ने किस आधार पर समाज की एक परिकल्पना प्रदर्शित की थी? तो स्वतंत्रता, समानता और समान अवसरों के विचार पर। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी कृति है? तो टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो जॉन लॉक की पुस्तक है। द्वितीय ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट भी इसको बोला जाता है। दूसरी, जॉन लॉक ने अपने कृति में किसका खंडन किया है? तो जॉन लॉक ने अपनी कृति में राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकार का खंडन किया है। किसका खंडन किया है? तो राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकार का खंडन किया है। रूसो ने जॉन लॉक के विचार को किसमें समाविष्ट किया? तो रूसो ने जॉन लॉक के विचार को जनता और उनके प्रतिनिधि के बीच सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रतिनिधित्व रखा या प्रस्ताव रखा था। किसके विचार पे? तो जॉन लॉक के विचार पे। द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना है? तो मॉन्टेस्क्यू की रचना है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी कृति में क्या कहा है? तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन। जॉर्ज दांतान कौन था? जॉर्ज दांतान प्लेसिस आवासी कॉलेज का छात्र था, बाद में क्रांतिकारी बन गया। सेना में नौकरी मिलना असंभव क्यों था? क्योंकि वे जन्मजात कुलीन थे और ना कोई उनका संरक्षक था। सू क्या है? तो सू फ्रांसीसी पैसा है। फ्रांसीसी पैसा को क्या कहा जाता था? सू कहा जाता था। और फ्रांसीसी मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो लिब्रे कहा जाता था। आर्थर यंग कौन था? तो आर्थर यंग एक अंग्रेज यात्री था। यह किसकी यात्रा की थी? तो इसने फ्रांस की यात्रा की थी। आर्थर यंग ने फ्रांस के बारे में अपने यात्रा विवरण में क्या कहा है? तो आर्थर यंग ने कहा कि सेवा टहल में लगे गुलाम को परेशान करने वाले को अपनी स्थिति के साथ बुरा होगा, पर दुखी नहीं होना चाहिए। भले ही बुरा हो लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए। समय बदलाव जरूर लाता है। किसने कहा था? तो आर्थर यंग ने कहा था। प्राचीन राजदूत के तहत सम्राट को क्या करने का अधिकार नहीं था? तो प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत सम्राट को अपने मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। कर लगाने के लिए सम्राट को क्या करना पड़ता था? तो ए स्टेटस जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी, जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता था। प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए कर के प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। ए स्टेटस जनरल कैसी संस्था थी? तो यह एक राजनीतिक संस्था थी। ए स्टेटस संस्था की बैठक बुलाने का निर्णय कौन लेता था? तो सम्राट लेता था। इस संस्था की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? इस संस्था की अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। लुई 16वां ए स्टेटस जनरल की बैठक कब बुलाता है? तो 5 मई 1789 को बुलाता है। ए स्टेटस जनरल की बैठक कहाँ बुलाई गई थी? तो वर्साय के महल में बुलाई गई थी। किस स्टेटस से कितने प्रतिनिधि आए थे? तो पहले से 300 प्रतिनिधि आए थे, दूसरे से 300 प्रतिनिधि आए थे और तीसरी ए स्टेटस से 600 प्रतिनिधि आए थे। पहले और दूसरे ए स्टेटस प्रतिनिधि को कहाँ बैठाया गया था? तो आमने सामने बैठाया गया था। तीसरे ए स्टेटस के लोग को कहाँ बैठाया गया था? तो पहले और दूसरे ए स्टेटस लोगों के पीछे बैठाया गया था। तीसरे ए स्टेटस का प्रतिनिधित्व कौन सा वर्ग कर रहा था? तो तीसरे ए स्टेटस का प्रतिनिधित्व समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहा था। ए स्टेटस जनरल की बैठक में किसका प्रवेश वर्जित था? तो किसानों का, औरतों का और कारीगरों का प्रवेश वर्जित था। किसका? किसान, औरत और कारीगरों का प्रवेश वर्जित था। जो सभा में नहीं आए थे उन्होंने अपना शिकायत कैसे भेजा था? तो जो सभा में नहीं आए थे उन्होंने अपनी शिकायत 40,000 पत्रों के माध्यम से भेजा था। ए स्टेटस जनरल के नियम के अनुसार
वोट देने का अधिकार क्या था? तो प्रत्येक वर्ग का एक मत था। तीसरे वर्ग ने वोट देने की क्या मांग रखी थी? तो तीसरे वर्ग ने कहा कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए और प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होगा। एक मत देने का अधिकार लोकतांत्रिक सिद्धांत कहकर किसने अपने बुक में शामिल किया था? तो एक मत के देने के अधिकार को लोकतांत्रिक सिद्धांत कहकर रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पुस्तक को शामिल किया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दार्शनिक विचारक ने एक मत देने के अधिकार को लोकतांत्रिक सिद्धांत कहकर अपने पुस्तक में शामिल किया था? तो वह था रूसो। रूसो की पुस्तक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरे ए स्टेटस के प्रस्ताव को किसने अस्वीकार कर दिया? तो सम्राट ने अस्वीकार कर दिया। तीसरे ए स्टेटस के प्रतिनिधि अपने आप को क्या मानते थे? तो संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। कौन? तीसरे ए स्टेटस के लोग। तीसरे ए स्टेटस के प्रतिनिधि कहाँ और कब इकट्ठा हुए थे? तो वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को। तीसरे ए स्टेटस के प्रतिनिधि ने अपने आप को क्या घोषित किया? तो नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। कब? 20 जून 1789 को। तीसरे ए स्टेटस ने क्या शपथ ली थी? तीसरे ए स्टेटस ने शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा असेंबली भंग नहीं होगी। और नेशनल असेंबली कब बनाई गई? तो 20 जून 1789 को बनाई गई थी। नेशनल असेंबली का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिराबिये और आबेसिये कर रहे थे। मिराबियों का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो मिराबियों का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। मिराबियों कौन सी प्रथा के खिलाफ था? तो सामंती विशेषाधिकार की प्रथा के खिलाफ था। कुलीन परिवार में हुआ था। तो कुलीन व्यवस्था कहाँ पे थी? तो कुलीन व्यवस्था में सामंती विशेषाधिकार कुलीन व्यवस्था में थी। इसलिए मिराबिये किसका विरोध करता है? तो मिराबिये सामंतों का विशेषाधिकार का विरोध करता है। किसने पत्रिका निकाली और वर्साई के महल में भीड़ में समान भाषण दिया? भीड़ के समान भाषण दिया तो वह कौन था? मिराबियो। मिराबियो क्या कह रहा है? पत्रिका निकालता है। क्या निकालता है? पत्रिका निकालता है। मिराबिये आबेसिये मुरब्बा बांट रहा है सबको। तो पंडित है। तो ये किस वर्ग से था? तो ये पादरी वर्ग में पैदा हुआ था। आबेसिये का जन्म कहाँ हुआ था? आबेसिये का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आबेसिये का जन्म पादरी वर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पादरी वर्ग में हुआ था। आबेसिये ने किस नाम से पंपलेट निकाला था? तो तीसरा ए स्टेटस क्या है? तीसरा ए स्टेटस क्या है? इस नाम से पंपलेट किसने निकाला था? तो आबेसिये ने निकाला था। आबेसिये 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 आबेसिये। सीए क्या करता है? सीए पंपलेट जारी करता है। जितना रिकॉर्ड बनाता है सारा पंपलेट कितना जारी करेगा? तो जो सीए रहेगा वही तो पंपलेट जारी करेगा। सारा रिकॉर्ड उसी में रहता है। तो इसने क्या लिखा था कि तीसरा ए स्टेटस क्या है? तो किसने लिखा था? आबेसिये ने लिखा था। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था उस समय फ्रांस में क्या हो रहा था? तो पूरे फ्रांस में आंदोलन फैला हुआ था। आंदोलन का कारण क्या था? तो आंदोलन का कारण था फसल खराब होने, कीमत बढ़ने, बेकारी होने से आंदोलन का कारण था। कहाँ पे? गाँव में। बेकारी की दुकानों पर किसने धावा बोला था? तो बेकारी की दुकानों पर महिलाओं ने धावा बोला था। सेना को पेरिस में प्रवेश करने का अधिकार किसने दिया था? तो सेना को पेरिस में प्रवेश करने का अधिकार सम्राट ने दिया था। खुद भीड़ ने बास्टिल के किले पर कब धावा बोला था? तो खुद भीड़ ने बास्टिल के किले पर 14 जुलाई 1789 को धावा बोला था। देहाती इलाके में क्या अफवाह फैली हुई थी? तो देहाती इलाके में अफवाह फैली थी कि जागीर के मालिकों ने भाड़े पर लठैत बुलाए हैं जो फसल नष्ट कर देंगे। भय से आक्रांत किसानों ने क्या किया था? तो भय से आक्रांत किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर हमला किया, अन्न भंडार लूटा और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। आक्रमण के समय कुलीन क्या थे? कुलीनों ने क्या किया? आक्रमण के समय कुलीन अपनी जागीर छोड़कर भाग गए और कई ने तो दूसरे देशों में जाके शरण ले ली। बढ़ते प्रजा विद्रोह को देखते हुए सम्राट ने क्या किया? तो नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और बिना उनकी सत्ता पर संविधान का अंकुश रहेगा। राजनीतिक सत्ता पर संविधान का अंकुश रहेगा। यह बात किसने स्वीकार की? तो राजा ने स्वीकार की। असेंबली ने क्या आदेश पारित किया? नेशनल असेंबली में क्या आदेश पारित किया? तो पहला, करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन होगा। दूसरा, पादरी वर्ग के विशेषाधिकार छोड़ने को कहा गया। धार्मिक कर समाप्त किया गया और चर्च की स्वामित्व वाली भूमि जब्त की गई। यह किसमें हुआ? तो नेशनल असेंबली का आदेश पारित किया गया। असेंबली द्वारा यह आदेश कब पारित किया गया था? तो नेशनल असेंबली द्वारा यह आदेश 4 अगस्त 1789 को पारित किया गया था। असेंबली के आदेश के उन्मूलन के बाद सरकार के पास कितनी संपत्ति आई? तो असेंबली के आदेश के पारित होने के बाद कब? 4 अगस्त 1789 को पारित किया गया। तो सरकार के पास कितनी संपत्ति आई? तो 20 अरब लिब्रे संपत्ति आई थी। नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब तैयार पूरा किया था? तो नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप 1791 ईस्वी में पूरा किया था। नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। 1791 के संविधान में क्या क्या बदलाव किए गए? तो 1791 के संविधान में सम्राट की शक्ति को सीमित करना, एक व्यक्ति के केंद्रीय सत्ता को खत्म करना, संस्थाओं को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करना। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी थी? तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव, कौन सी तंत्र? तो संवैधानिक राजतंत्र की नींव। पूरी तरह से गणराज्य नहीं हुआ था अभी। संवैधानिक राजतंत्र, जो राजा होगा वो संविधान की तरह से काम करेगा। तो कब नींव पड़ी थी? तो 1791 ईस्वी में पड़ी थी। 1791 के संविधान कानून बनाकर
किसे अधिकार सौंप दिया गया? तो 1791 के संविधान को कानून बनाकर उसे नेशनल असेंबली को सौंपा गया। नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था? तो नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। सर्वप्रथम नागरिक किसका चुनाव करते थे? तो सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। फिर निर्वाचन समूह किसके चुनाव करता था? तो फिर निर्वाचक समूह असेंबली के सदस्य का चुनाव करता था। किस प्रकार के लोग को वोट देने का अधिकार था? तो 25 वर्ष से अधिक उम्र के, जो लोग 25 वर्ष से उम्र के अधिक हों उनको, और कम से कम 3 दिन तक मजदूरी कर चुकाते हों, तो उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। निष्क्रिय नागरिक किसे कहा गया था? तो निष्क्रिय नागरिक महिलाओं को, और जो 25 से कम उम्र के हों और जो कर न देते हों उनको निष्क्रिय नागरिक कहा गया था। निर्वाचक की योग्य और उसके असेंबली का सदस्य बनने की योग्यता क्या थी? तो लोगों का उच्चतम श्रेणी का कर देना होता था, तो वो लोग निर्वाचन की योग्य और असेंबली का सदस्य बनने के लायक होंगे। संविधान किस घोषणा के साथ शुरू होता था? तो संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार की घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है, यानी कि घोषणा पत्र के साथ शुरू होता था। संविधान का घोषणा पत्र कब तैयार किया गया था? तो 23 अगस्त 1789 को तैयार किया गया था। इस अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था? तो जीवन के अधिकार को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। नैसर्गिक का मतलब जन्म से, और अहरणीय मतलब जो हमारे लायक हो, जो हम ग्रहण किए हैं, तो उसके आधार पर 3 मिला था। कौन कौन सा? जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार से मिला था। राज्य के क्या कर्तव्य बताए गए थे? तो राज्य प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करेगा। जॉन पाल मारा कौन था? तो जॉन पाल मारा एक क्रांतिकारी पत्रकार थे। क्या था? एक क्रांतिकारी पत्रकार था। जॉन पाल मारा के अखबार का नाम क्या था? तो लामी द पीपल नाम था। क्या था? लामी द पीपल, जैसे फ्रेंड्स ऑफ पीपुल्स कहा जाता है। इसको फ्रेंड्स ऑफ पीपुल कहा जाता है, जनता का मित्र कहा जाता था, या लामी द पीपल कहा जाता था। जॉन पाल मारा के समाचार पत्रकार नाम। लामी द पीपल में क्या वर्णन किया गया था? लामी द पीपल में या फ्रेंड्स ऑफ पीपुल में या लामी द पीपल या जनता का मित्र में क्या वर्णन किया गया था? तो पहला, जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को, किसको? अमीरों को सौंप दिया गया है। क्या लिखा था? कि उसने लिखा था कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। तीसरा, यह कानून तब तक चलेगा जब तक इसे स्वीकार किया जाएगा। चौथा, जो हर्ष कुलीन का हुआ है वहीं अमीरों का भी होगा। यह बात किसने कहा था? तो लामी द पीपल में कहा गया। किसने लिखा था? मरा की हत्या किसने की थी? तो मरा की हत्या चाकू से गोदकर एक सुंदर लड़की ने की थी। और उसको पूछने पर क्या कहा था? तो उसने कहा था कि हमने कई लाख लोगों की जान बचाई। गोविंद दल द्वारा जो ज़्यादा नरसंहार किया गया था, मारकाट हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा उसका हाथ किसका था? तो मारा का हाथ था। पुरुष एवं नैसर्गिक अधिकार घोषणा पत्र के कितने बिंदु थे? तो 17 बिंदु थे, जिसको क्या कहा जाता है? धाराएं या अधिनियम। अधिकारों के घोषणा पत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतीक चिन्ह किसने बनाया था? तो अधिकारों के घोषणा पत्र का लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतीक चिन्ह ले बार्बिए ने बनवाया था। कौन बनाया था? ले बार्बिए ने बनाया था। प्रतीक चिन्ह बनाने का उद्देश्य क्या था? तो प्रतीक चिन्ह बनाने का उद्देश्य था कि 18वीं सदी तक ज़्यादातर पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनको प्रतीकों के माध्यम से अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाया गया था। टूटी हुई जंजीर किसका अर्थ है? तो टूटी हुई जंजीर दासों को बांधने के लिए, यानी आज़ादी का प्रतीक था। छड़ी का बड़ा गट्ठर एकता का प्रतीक। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, सर्वदर्शी आंख विज्ञान का प्रतीक है। और सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरा को मिटा देगी, यानी कि जो सर्वदर्शी आंख है वो किसका प्रतीक है? तो सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। और सूर्य की किरणें जो दी गई हैं वो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देंगी। और यह सब प्रतीक किसके द्वारा बनाया गया था? तो ले बार्बिए के द्वारा बनवाया गया था। बनवाया क्यों गया था? बनाया गया था। बनवाया कर रहा, जोड़े जा रहा उसमें। राजदंड किसका प्रतीक है? तो राजदंड शाही का प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप किसका प्रतीक है? तो समानता का प्रतीक है, यानी अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, ये समानता का प्रतीक है। लोग फ्रेजियन टोपी किसका प्रतीक था? तो लोग फ्रेजियन टोपी जो था वह दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी का प्रतीक था। फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा किस रंग का था? तो फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा नीला, सफेद और लाल था। फ्रांस चलेगी किसके साथ? सलोनी के साथ। फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा कौन लेके चलेगी? तो फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा सलोनी लेके चलेगी। फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा किस रंग का है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा सलोनी लेके चलेगी। किस रंग में? सफेद, लाल और नीला। सलोनी लेके चलेगी, सफेद, लाल, नीला। कानून का मानवीय रूप किसको कहा जाता है? तो डैना वाली स्त्री को कानून का मानवीय रूप के प्रतीक में इंगित किया गया था। किसको? डैना वाली स्त्री को कानून का मानवीय रूप। विधि पत्र किसके लिए था? तो विधि पत्र कानून सबके लिए समान है, उसी नज़र में सब बराबर हैं। लुई 16वां का किस राजा के साथ गुप्त वार्ता चल रही थी? तो लुई 16वां का प्रसा के राजा के गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से कौन लोग परेशान थे और उन्होंने क्या योजना बनाई? तो फ्रांस की घटनाओं से फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे और क्या थे, ये परेशान थे और उन्होंने अपनी क्या योजना बनाई? तो सेना भेजने की योजना बनाई थी।
प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव किसने और कब पारित किया? तो प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया और सेना को भेजा गया था। कब? 1792 ईस्वी में। नेशनल असेंबली द्वारा 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? तो 20 जून 1789 को। फ्रांस के स्वयंसेवी ने किस युद्ध को किस रूप में लिया था? तो यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में लिया था। यानी फ्रांस की स्वयंसेवी ने, फ्रांस की जो स्वयंसेवी थी, यानी कि फ्रांस और प्रशा के बीच में जो युद्ध होने का फैसला लिया गया था, यानी प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस का युद्ध जो होने वाला था, उस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में लिया गया था। ठीक है, कौन सा युद्ध? तो प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो युद्ध होने वाला था। मार्सिलेस की रचना किसने की थी? तो मार्सिलेस की रचना राजेट दी लाइल ने की थी। किसने की थी? राजेट दी लाइल ने की थी। मार्सिलेस को कब गाया गया था? तो मार्सिलेस को पेरिस की ओर कूच करते समय गाया गया था। मार्सिलेस को किसने गाया था? तो मार्सिलेस को मार्सिले अलग है और मार्सिलेस अलग है। मार्सिले जो है वो राष्ट्रगान का नाम था और मार्सिलेस जो था वह स्वयंसेवियों ने कहा था। मार्सिलेस के स्वयंसेवी, मार्सिलेस जो था वह जगह का नाम था। तो मार्सिलेस को किसने गाया? तो मार्सिलेस को मार्सिलेस के स्वामियों ने गाया था। मार्सिलेस क्या है? तो मार्सिलेस फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान है। मार्सिलेस क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई? मार्सिले बोल, मार्सिले। मार्सिलेस बोलोगे तो वह जगह का नाम हो जाएगा और मार्सिले जो है वो राष्ट्रगान है। स लास्ट में नहीं जोड़ना। अगर स जोड़ दोगे तो वह क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा। स जोड़ दोगे तो। मार्स क्रांतिकारी युद्धों से किसको भारी क्षति हुई थी? तो क्रांतिकारी युद्धों से भारी क्षति जनता को हुई थी। क्रांतिकारी युद्धों से भारी क्षति किसको हुई थी? तो जनता को हुई थी। देश की एक बड़ी आबादी क्या चाहती थी? तो फ्रांस देश की एक बड़ी आबादी जो थी वह चाहती थी कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन क्रांतिकारियों की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? तो जनता को हुआ था। लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग था जो यह चाहता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। क्रांति को आगे क्यों बढ़ाना चाहती थी? तो क्योंकि 1791 के संवैधानिक अधिकार में केवल अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। किसको अधिकार प्राप्त थे? तो 1791 में जो संविधान का अधिकार जो बनाया गया था वह केवल अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। इन मुद्दों पर कौन सा क्लब चर्चा करता था? तो ये सब मुद्दों पर जैकोबिन क्लब जो था वह चर्चा करता था। जैकोबिन क्लब का नाम किस पर पड़ा था? तो जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जेकबा के नाम पे पड़ा था। जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वह कम समृद्ध, जैसे छोटे दुकानदार, जूता बनाने वाले, घड़ी साज थे इसमें, छपाई, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, पेस्ट्री फूड वाले और कारीगर थे। इसमें कम समृद्ध में कौन कौन थे? तो छोटा दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले और पेस्ट्री बनाने वाले थे। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनो दल के एक बड़े वर्ग ने क्या निर्णय लिया? तो जैकोबिनो का एक बड़ा वर्ग दल जो था उसने निर्णय लिया कि गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पटलून पहनने का निर्णय लिया गया। किसकी तरह? तो गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पटलून पहनने का निर्णय लिया गया था। किसके द्वारा? जैकोबिनो के द्वारा। जैकोबिनो ने ऐसा करके ऐसा वस्त्र क्यों धारण किए? तो कुलीन वर्गों से अलग दिखने के लिए। किससे? कुलीन वर्ग से देखने के लिए जैकोबिनो ने कैसा वस्त्र धारण करने का निर्णय लिया? तो गोदी कामगारों की तरह लंबी पतलून वाला पहनने का निर्णय। जैकोबिन इस वस्त्र को किस रूप में देखा था? तो जैकोबिन ने इस वस्त्र को कुलीनों की सत्ता समाप्ति के रूप में देखा था। कुलीन वर्ग कौन सा वस्त्र धारण करते थे? तो कुलीन वर्ग जो थे वह ब्रीचेस धारण करते थे। क्या धारण करते थे? ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या कहलाता है? तो घुटन्ना, यानी हाफ पैंट कहा जाता है। ब्रीचेस क्या कहा जाता है? तो घुटन्ना या हाफ पैंट कहा जाता था। यह कौन पहनते थे? यह कुलीन वर्ग के वस्त्र धारण करने वाले लोग थे। कन्वेंट का अर्थ क्या होता था? कॉन्केट का अर्थ क्या होता है? तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की